नमस्ते एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चर्चा कर रहे थे संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुणों पर, जिसमें हमने इनके चुंबकीय गुणों में पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म 5 प्रकार के चुंबकीय गुणों के बारे में हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया है विस्तार से। फिर हमने लास्ट का जो टॉपिक था अपना वो था इसेंशियल कंडीशंस फॉर फेरोमैग्नेटिज्म, फेरो चुंबकत्व के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है, उस पर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी। और इसके बाद अब जो आज का टॉपिक है आपका वो है चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की विधियाँ। तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति है इसका निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं, तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी संक्षिप्त जानकारी दी थी कि हम इसे गॉय मेथड एंड फैराडे मेथड से जो है स्टडी करेंगे या उनके द्वारा हम इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं। तो आज का टॉपिक है चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की विधियाँ। पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने की कई विधियाँ हैं, जिनमें से 2 प्रमुख हैं, क्रमशः गाय विधि तथा फैराडे विधि। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना मेथड है वो है गॉय मेथड, इसे गाय विधि के नाम से जाना जाता है। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति एवं आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए यह सबसे सरलतम विधि है। इस विधि में एक विशेष प्रकार की तुला का उपयोग होता है, जिसे गाय तुला या गॉय बैलेंस कहते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। देखो, इसका जो डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है। ये देखिए आप, इसमें 2 बड़े मैग्नेट होते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये मैग्नेट आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैग्नेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं और उस सर्किट में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनमें चुंबक जो है चुंबकत्व आ जाता है या चुंबक की तरह ये व्यवहार करने लगते हैं, तो इसे हमने विद्युत चुंबक का नाम दिया है। यहाँ पर एक नलिका है, ये जो नलिका है ये कांच की नली है और इस कांच की नली में हम सैंपल पदार्थ को पुट करते हैं, जिसकी हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। उस पदार्थ को इसमें हम भरते हैं और ऊपर जो एक आपकी तराजू है, ये देखिए, ये एक पलड़ा हटी हुई विश्लेषणात्मक तराजू है, जिसका एक पलड़ा इधर का हटा हुआ है। यहाँ इस पलड़े पर की जगह पे आपकी जो है एक जो है कांच की नलिका टिकी हुई है और ये इसकी धुरी है। इस धुरी के आधार पर ये ऊपर नीचे होती है। तो ये जो है डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट, ये गाय विधि का रेखांकित चित्र है। इस प्रकार का ये इंस्ट्रूमेंट अपना होता है। ये देखिए आप, इस डायग्राम को आप बुक से भी और अच्छे से देखकर बना सकते हैं, बुक में दिया हुआ है। उपरोक्त चित्र में वर्णित गाय तुला की सहायता से पदार्थ की कुछ मात्रा का वजन कर लिया जाता है तथा उस पदार्थ को कांच की नलिका में भरकर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं। इस कांच की नलिका में देखो पदार्थ को भरेंगे, फिर हम चुंबकीय क्षेत्र जो है इस पर आरोपित करेंगे, अर्थात विद्युत चुंबक को हम इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई देंगे तो वो विद्युत चुंबक के भांति कार्य करने लगेगा, जिससे पदार्थ के भार में अंतर ज्ञात हो जाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर पदार्थ के भार में कमी आती है तो वह पदार्थ प्रति चुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। अर्थात अगर मान लो उसके भार में कमी आती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर, तो वो पदार्थ प्रति चुंबकीय प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि वो चुंबक उसको रिपेल करेगा। अर्थात उस पदार्थ में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। इस कारण पदार्थ का μs 0 होता है। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कब आएगा? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होने पर पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं से प्रतिकर्षित होता है। ये हम पिछले क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर पदार्थ के भार में वृद्धि होती है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि
प्रयोग में लिया गया पदार्थ अथवा अज्ञात पदार्थ अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का है, जिसका मुख्य कारण पदार्थ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना है, जिसके कारण वह पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात स्वयं आकर्षित हो जाता है, जिससे भार में वृद्धि प्रेक्षित होती है। क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इस कारण से वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा और हमें उसके भार में वृद्धि प्रेक्षित होगी। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति को काय द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? काय। ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये चुंबकीय प्रवृत्ति को दर्शाने वाला सिंबल, इसे जाय भी बोला जाता है, इसे काय भी बोला जाता है। अलग अलग नाम से इसे पुकारते हैं, दोनों का मीन एक ही है। किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रवृत्ति, जिसे हम स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, या ग्राम प्रवृत्ति को जिसे XG द्वारा प्रेजेंट करते हैं, निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रवृत्ति या ग्राम प्रवृत्ति को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे काय G इक्वल टू 2L इंटू डेल एम अपॉन H स्क्वायर इंटू एम। देखिए यहाँ पर ये जो L है ये क्या है? ये दो ध्रुवों के मध्य की दूरी है। किसकी है? दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी। डेल एम जो है पदार्थ के दोनों भारों का अंतर है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र लगाने के पहले और चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद। चुंबकीय क्षेत्र लगाने से पहले और चुंबकीय क्षेत्र लगाने के दौरान। H आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जो H है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और M जो है आपका पदार्थ का द्रव्यमान होता है। तो आप ऐसे ही इस समीकरण में इन वैल्यू को पुट करोगे तो जो आपके पास डेटा निकल कर आएगा वो होगा उसकी विशिष्ट प्रवृत्ति या ग्राम प्रवृत्ति। ग्राम प्रवृत्ति के बाद हम बात करते हैं मोलर प्रवृत्ति की। मोलर प्रवृत्ति क्या होती है? यदि पदार्थ की ग्राम प्रवृत्ति को उस पदार्थ के अणुभार m से गुणा किया जाए तो प्राप्त संबंध मोलर प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलर प्रवृत्ति। जाय m इक्वल टू जाय g, मतलब जो है आपकी ग्राम प्रवृत्ति, इनटू m, जो इसका क्या है? m अणुभार। इससे गुणा करने पर जो हमें डेटा प्राप्त होगा वो उस पदार्थ की मोलर प्रवृत्ति कहलाती है। यह हुई बात आपकी गोय मेथड की। गोय मेथड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अकेला भी पूछ लिया गया है, और दोनों विधियों के बीच आपसे संयुक्त रूप से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अगला मेथड आपका है फेराडे विधि। फेराडे मेथड में देखो क्या होता है, ठीक इसमें भी उसी प्रकार का जो है प्रिंसिपल कार्य करता है, लेकिन इसका जो है इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है उसकी तुलना में। इस विधि में पदार्थ को दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लटकाया जाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की आकृति इस प्रकार बनाई जाती है कि पदार्थ पर लगने वाला समस्त चुंबकीय क्षेत्र का मान स्थिर हो। इसे निम्न चित्र द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। देखो इसका जो है डायग्राम का अरेंजमेंट है कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपकी विद्युत तुला है, इसमें जो भी डेटा है वो डायरेक्ट आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में दिखा देगा। इसका जो ये पिन है यहाँ से लटका हुआ है, और यहाँ पर ये आपका जो भी सैंपल पदार्थ हैं वो इस जगह लटकाया हुआ है, और ये चुंबकीय ध्रुव है आपके। इसमें इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र लगाने के पहले लगाने के बाद में वही प्रोसेस हम करने वाले हैं। आपको ये डायग्राम बुक में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको और साफ सुथरा बनाने का प्रयास करें, ठीक है। फेराडे विधि में जब m द्रव्यमान तथा काय चुंबकीय प्रवृत्ति वाले किसी पदार्थ को एक असममित मतलब नॉन यूनिफॉर्म असममित क्षेत्र H के मध्य
एक्स दिशा क्या है, एक्स दिशा जैसे डेल एच अपॉन डेल एक्स में लटकाया जाएगा तो एक्स अक्ष पर वह पदार्थ एक बल का अनुभव करेगा जिसे हम स्मॉल एफ द्वारा प्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एफ इक्वल टू एम काई एच नोट मल्टीप्लाई डेल एच अपॉन डेल एक्स। ये आपके पास इसको फोर्स को निकालने का एक व्यंजक है। इससे हम उस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लगने वाले इस बल को ज्ञात करने के लिए पदार्थ को पहले चुंबकीय क्षेत्र में और फिर चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तौल लिया जाता है। दोनों भारों का अंतर F के बराबर होता है। दोनों जो वेट हैं आपके उनका अंतर जो है वो F के बराबर होता है। सामान्यतया प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ज्ञात चुंबकीय प्रवृत्ति वाले पदार्थ, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर मर्क्यूरिक टेट्राथायोसाइनो कोबाल्ट का उपयोग करते हैं, जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई इक्वल टू 16.44 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर प्रति मोल होती है तथा इस पदार्थ पर लगने वाले बल को ज्ञात करते हैं। ठीक है। यदि इस मानक, इसे क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड जो हमारे पास मानक हैं, यदि इस मानक और अज्ञात दोनों यौगिकों पर समान चुंबकीय क्षेत्र एवं प्रवणता को लगाया जाए तो दोनों की तुलना से अज्ञात यौगिक की चुंबकीय प्रवृत्ति को ज्ञात किया जा सकता है। हम यदि देखो आपका मानक और अज्ञात दोनों यौगिकों पर समान चुंबकीय क्षेत्र एवं समान प्रवणता को लगाया जाए तो दोनों यौगिकों से अज्ञात यौगिक की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात की जा सकती है, उनको कंपैरिजन करके। ठीक है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इसको ज्ञात करने के लिए। फॉर्मूला है आपका, अतः Fs अपॉन Ms एंड काई एस इक्वल टू Fu अपॉन Mu इंटू काई यू। यहाँ पर देखिए Fu क्या है आपका, Fu अज्ञात पदार्थ का भार। भार किसे कहा था आपने, F को। U क्या है, अननोन, इसलिए क्या हो गया, अज्ञात पदार्थ का भार। S क्या है, स्टैंडर्ड। F क्या है, भार। तो S को क्या है, ज्ञात पदार्थ का भार, अर्थात स्टैंडर्ड से हमने S लिया है। Mu, U क्या है, अननोन। M क्या है, द्रव्यमान, तो अज्ञात पदार्थ का द्रव्यमान। एंड काई U क्या है, अज्ञात पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो हमें ज्ञात करनी है। तो इस फॉर्मूले को हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें ज्ञात ये करनी है, क्या करनी है, काई U। तो इसे हम बाहर ले आते हैं, S को नीचे भेज देते हैं और इन दोनों को ऊपर भेज देते हैं। अब मैथमेटिक्स का जो है पोर्शन आप लोगों को सबको आता है, इतना था तो हमें ये ज्ञात करनी, इसे यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। तो देखिए काई यू इक्वल टू एफ यू एंड एम एस एंड काई एस, ये तीनों ऊपर चले गए, देखो दोनों ऊपर गए, और अपॉन में एम यू यहाँ का है ही सही और एफ एस नीचे आ गया है। तो इस प्रकार से हम जो है पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। यदि काई यू को पदार्थ के अणुभार से गुणा किया जाए तो पदार्थ की मोलर प्रवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। क्या ज्ञात की जा सकती है, इसकी मोलर प्रवृत्ति। तो ये तो हो गए आपके दोनों विधियों की बात। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है कि आपने फेराडे और गाय दोनों विधियों की खूब स्टडी कर ली है, लेकिन इन दोनों विधियों में क्या डिफरेंस हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फेराडे तथा गाय विधियों की तुलना कीजिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, देखिए सिंपल सी बात है कि फेराडे और गाय विधि में क्या क्या अंतर है। हम जानते हैं कि फेराडे विधि में हमें कम पदार्थ की आवश्यकता होती है, गाय विधि में अधिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। फेराडे विधि से हमें स्पेसिफिक जो ससेप्टिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्राप्त हो जाती है, जबकि गाय विधि में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए फेराडे तथा गाय विधियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फेराडे एंड गाय मेथड।
फैराडे तथा गाय दोनों विधियां इस तकनीक पर आधारित है कि चुंबकीय पदार्थ को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की अंतःक्रिया के कारण पदार्थ पर कुछ बल कार्य करेगा। दोनों विधियों में पदार्थ को पहले चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तोलते हैं और फिर चुंबकीय क्षेत्र लगाकर उसकी उपस्थिति में पदार्थ को तोला जाता है। पदार्थ के तोल के अंतर से पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का निर्धारण किया जाता है। इसके उपरांत भी इन दोनों विधियों में फैराडे विधि गाय विधि की तुलना में बेहतर मानते हैं। इसके 2 कारण हैं, ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला कारण है फैराडे विधि में पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में पड़ती है, अर्थात सैंपल पदार्थ हमारे पास कम होगा तब भी हम काम चला सकते हैं, कुछ मिलीग्राम, जबकि गाय तुला विधि में लगभग 1 ग्राम पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। 1 ग्राम से ज़्यादा भी पड़ सकती है। फैराडे विधि में सीधे विशिष्ट प्रवृत्ति की जानकारी मिलती है, जबकि गाय तुला विधि में वस्तुतः पहले आयतन प्रवृत्ति या वॉल्यूमेट्री ससेप्टिबिलिटी ज्ञात होती है, जिससे पदार्थ के घनत्व की सहायता से उसकी विशिष्ट प्रवृत्ति का परिकलन किया जाता है। क्योंकि पदार्थ की पैकिंग से उसका घनत्व प्रभावित होता है, अतः इस विधि द्वारा प्राप्त परिणामों की यथार्थता या एक्यूरेसी में थोड़ा अंतर हो सकता है। तो ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, और ये क्वेश्चन आपका मैं मानता हूँ कि कम्प्लीटली पूरा होता है और यहाँ से आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। किसी भी जगह से छोटे क्वेश्चन से लेके बड़ा क्वेश्चन पूछे, आपका अटेम्प्ट होना ही चाहिए। तो और इसके बाद अब अपन जो है स्पिन ओनली फॉर्मूला, जो आपका नया टॉपिक है चक्रणमात्र सूत्र, उसकी चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।